नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की ईरान में मौजूदगी का आज तीसरा दिन है। इन 3 दिनों में मुनीर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची समेत ईरान के कई लीडर्स के साथ मुलाकात कर चुके हैं। खबरें यह भी आ रही है कि मुनीर इन 3 दिनों की यात्रा के दौरान IRGC के कई कमांडर्स के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। ऐसी तमाम मीटिंग्स का मकसद एक ही है, किसी तरह से ईरान को अमेरिका के साथ अगली मीटिंग के लिए तैयार करना और दोनों देशों के बीच डील की शर्तों पर सहमति बनाना। ईरान के राष्ट्रपति ने सीज फायर और जंग खत्म कराने की कोशिशों के लिए असीम मुनीर और पाकिस्तान की तारीफ तो की है, लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ डील या समझौते को लेकर कोई भी अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ 3 दिनों से तेहरान में डेरा डाले बैठे हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, तो कुछ तो पक रहा है। यह अलग बात है कि अगर ईरान इतनी जल्दी अमेरिका की शर्तों पर तैयार हुआ होता, डील के लिए सहमत हुआ होता, तो मुनीर को 3 दिन तक ईरान में कैंप करके बैठना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो ईरान से जल्दी समझौते करने के लिए बेताब और बेचैन दिख रहा है। किसी भी सूरत में सीज फायर खत्म होने से पहले ईरान से जंग खत्म करके वापस निकलने के रास्ते तलाश रहा है। ईरान के तेवर के सामने ट्रंप का गुरूर बार बार टूटता नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के बाद भी ईरान अमेरिका के सामने न झुकने की अपनी शर्तों पर डटा है, जबकि ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी मीडिया के सामने यहां तक कह दिया कि डील बस होने ही वाली है। ईरान अपना वो न्यूक्लियर डस्ट जो 2025 में हुई बमबारी के बाद मलबे में दबा है, उसे अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया है, जबकि ईरान ने हर बार अमेरिका की ऐसी शर्त मानने से इनकार किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अगर डील होती दिखी तो मैं खुद भी इस्लामाबाद जा सकता हूं। मतलब ट्रंप साहब वाशिंगटन DC में पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे हैं, बस उन्हें असीम मुनीर के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। खबरें यह भी आई है कि मुनीर और ईरानी लीडर्स के बीच हुई मीटिंग के नतीजों के साथ ईरान की फाइनल शर्तों की जानकारी भी अमेरिका को भेजी गई है। जरूरी हुआ तो पाक आर्मी चीफ मुनीर ट्रंप को ब्रीफ करने खुद भी अमेरिका जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर गेंद ईरान के पाले में है। फैसला ईरान को करना है, इंतजार अमेरिका कर रहा है। सवाल यही उठता है कि अगर अब तक कोई सहमति नहीं बनी, तो फिर ट्रंप इस्लामाबाद जाने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या असीम मुनीर ने ईरान के नेताओं को किसी समझौते के लिए तैयार कर लिया है? आखिर मुनीर 3 दिनों तक ईरान में डील की कौन सी बिसात बिछाने में लगे हैं? क्या मुनीर ईरान के सुप्रीम लीडर से भी मिलने में कामयाब हुए, या ईरान ने उनके मंसूबों को पूरा करने से इनकार कर दिया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम के मुद्दे पर ईरान अगर अपने स्टैंड पर कायम है, तो अमेरिका के साथ किन शर्तों पर डील होगी? और अगर ईरान अपनी पोजीशन से थोड़ा भी पीछे हटता है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है ईरान से, जिन्हें आप अक्सर हमारे YouTube चैनल पर देखते और सुनते हैं, जमीर अब्बास जाफरी साहब। जाफरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सुकून से होंगे, और आपसे, आपके लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ करता हूँ कि सब खैरियत से रहें और सुकून से रहें इंशाअल्लाह। जी, अब पहला सवाल यही कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, वो 3 दिनों से डेरा डाले बैठे हैं ईरान में। तमाम तरह की तस्वीरें आ रही है, भूमिका में मैंने बहुत कुछ बता दिया। तो क्या खिचड़ी पक रही है ईरान में, वहां से क्या खबर है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अमेरिका एक एग्जिट रूट ढूंढ रहा है, और वो एग्जिट रूट ऐसा हो कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये कह सके कि मैं जीत गया। क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि उसका जो मागा कैंप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो कैंप है, उसको उनको ये बताना है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत कुदरतमंद हैं। ये मैसेज उसको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को देना है। ईरान में सिक्योरिटी कमीशन, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमीशन है, उसके वाइस प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई थी, और वो भी थे उस मीटिंग में जहां आसिम मुनीर थे। तो उन्होंने खुद कहा कि हमने, ट्रंप की तरफ से आसिम मुनीर ने हमको, ईरान को ये मैसेज दिया है, हमने ये जो नाकाबंदी की है, ये सिर्फ हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए की है कि भाई हमने नाकाबंदी की है। इससे हमारे बीच में टेंशन नहीं बढ़ना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं जंग आगे बढ़े। तो ये टाइप का मैसेज अमेरिका की तरफ से ईरान को मिल रहा है कि अमेरिका अभी सबमिशन जब करेगा या अपने आप को तस्लीम करेगा, तो नेचुरली वो कह के नहीं करेगा कि मैं तस्लीम कर रहा हूं। वो बातचीत के जरिए से ईरान की शर्तों को मान के, आप देखिए अंजुम जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रंप ने
जो टोन उसका है, वो सिर्फ एक बात कह रहा है अभी, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। यानी वो रेजिम चेंज से लेके आ गए हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे, जो ईरान कभी बनना भी नहीं चाहता था। तो उसकी विक्ट्री डिक्लेयर करने का जो एक पॉइंट जो बच जाता है, वो ये है कि हमने ईरान को कन्विंस किया है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ये सिर्फ उसके पास एक एग्जिट रूट है। और आसिम मुनीर ईरान में जो है वो अमेरिका की तरफ से कन्विंस करना चाह रहे हैं कि भाई कोई शर्तें ऐसी हों ताकि वो डोमेस्टिकली अपनी पब्लिक को बोल सके कि हम जीत गए। तो आसिम मुनीर ट्रंप की तरफ से पैकेज लेकर आए हैं, डील का ऑफर लेकर आए हैं। यही तो मैंने कहा, 3 दिन पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ 3 दिन तक ईरान में, तेहरान में हो, वार के बीच, सीज फायर के दौरान, तो कुछ तो गंभीर मसला है। और इतना, मैंने इसलिए इंट्रो में कहा कि अगर इतनी जल्दी बात हो गई होती तो फिर अगले दिन लौट जाते, लेकिन 3 दिन यानी 72 घंटे अभी भी वापस नहीं लौटे हैं। तो 72 घंटे में तमाम लोगों से मिल रहे होंगे, उसी बीच एक्सचेंज भी हो रहा होगा, यहां से कोई बात होगी, वो ट्रंप को कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ट्रंप फिर कुछ बता रहे होंगे, तो ये सब चल रहा होगा। ये सब चल रहा है। डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से बातें ईरान तक पहुंच रही हैं और ईरान उसका जवाब भी दे रहा है। देखिए, ईरान में जैसे एक शख्स होता है, वो फैसला फाइनल करता है कि क्या होगा, वो शख्स बता देगा तो वो हो जाएगा। ईरान ऐसा नहीं है। वीटो पावर जो है वो रहबर मुअज्जम के पास होता है, लेकिन ईरान में एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसके अंदर रहबर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और जिसके अंदर जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो भी होते हैं और रिलीजियस स्कॉलर्स भी होते हैं। सब मिलके, उसके अंदर प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो सब मिलके ईरान के फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। तो ईरान ने अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लिया है, जो ईरान के लिए, ईरान को कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो उसी सिलसिले में ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान कौन से पॉइंट्स पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, कौन से पॉइंट पर नहीं कर सकता है। और ईरान ये क्लियरली अमेरिका को कम्युनिकेट करना चाहता है कि हम कौन से पॉइंट हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये था जो लेबनान वाला था। जो लेबनान में कल सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ, वहां के पार्लियामेंट के मेंबर हैं मिस्टर फजलुल्लाह, उन्होंने खुद बिल्कुल क्लियरली कहा कि अमेरिका पर ईरान ने प्रेशर क्रिएट किया है कि अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ सीज फायर हो तो डेफिनेटली पहले लेबनान में सीज फायर होना चाहिए, और इस सीज फायर में नेतन्याहू और इजराइल को इंक्लूड किए बगैर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि 10 दिन का सीज फायर नेतन्याहू और लेबनीज प्रेसिडेंट करेंगे। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक दृष्टिकोण था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर ईस्ट की तरफ पावर आ रहा है। ईरान अपने पावर और कुदरत की बुनियाद पर अपनी शर्तों को अमेरिका और इजराइल से मनवा रहा है। और इजराइल के जो ये हेजिमनी है, इजराइल की हेजिमनी को रोकने में ईरान अपनी कुव्वत और कुदरत को इस्तेमाल कर रहा है। और ये फ्यूचर के अंदर, जैसा कि आप खुद जानते हैं अंजुम जी, कि पिछले 48 घंटे में क्या क्या हुआ। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, यूएई के वाइस प्रेसिडेंट ने ईरान के पार्लियामेंट के चीफ से बात की और उनकी तरफ से फोन आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी तरफ से शहबाज शरीफ जो है सऊदी जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। ये तमाम चीजें ये सिग्नल दे रहे हैं कि ये सब अरब बादशाहों को एक बात समझ में आ गई कि अब वो पुरानी दुनिया, प्री 28 फरवरी वाली दुनिया नहीं है, एक नई दुनिया बनी है। इस नई दुनिया में अमेरिका के बगैर अरब देश और मुस्लिम देश मिलके अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स खुद बनाएंगे और अमेरिका कुछ कर नहीं सकता। चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा इस नई दुनिया के अंदर। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसकी अंडरस्टैंडिंग तमाम कंट्रीज के लिए बिल्कुल क्लियर हो गई है। एक सवाल जो मैंने पूछा कि भाई वहां क्या खबरें, हम
छिटपुट हमने जो तस्वीरें देखी कि ईरानी स्पीकर गलिबाफ से मुनीर मिले, जो उस वार्ता में गए भी थे इस्लामाबाद, और जो बहुत अहम चेहरे हैं, बहुत स्ट्रांग उनकी ओपिनियन है, लगातार वो जंग के दौरान लगातार वो बयान देते रहे। अब्बास अरागची से मिले, मसूद पेजिशकियन से मिले, लेकिन क्या जानकारी है उनकी? उनकी मंशा तो होगी सुप्रीम लीडर जो आपके हैं, जिनको आप रहबर बोलते हैं, मुस्तफा खामनेई, उनसे भी मिलने की। हो सकता है अमेरिका ने उनको ये भी जिम्मा दिया होगा कि थोड़ा टटोलो, पता करो कहाँ है मुस्तफा खामनेई, किस हाल में है, सेंस में है, नहीं है, जख्मी है, ज्यादा जख्मी है, कोमा में है, फैसला वो ले रहे हैं या उनके बिहाफ में कौन ले रहा है? ये भी तो ड्यूटी लगाई गई होगी असीम मुनीर की अमेरिका की तरफ से। देखिए, ईरान जो है उसके बारे में खुद ट्रम्प कहता है कि इन लोग फाइटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फाइटर से ज्यादा इन लोग डिप्लोमेट्स बहुत बड़े हैं। तो ईरान की डिप्लोमेसी कई हजार साल पुरानी है। ईरान की डिप्लोमेसी और ईरान के अंदर जो शऊर है ईरान के अंदर, वो बहुत बुलंद है। ये सब छोटे छोटे बच्चों के खेल से ईरान बहुत आगे है। तो रहबर मुअज्जम को जिनसे मिलना है वो खुद फैसला करते हैं, ना कि उन्हें कोई कहेगा तो वो मिलेंगे, किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। जहां तक ये कि रहबर से मुलाकात, रहबर से जो लोग मिले हैं उन लोगों ने खुल के कहा है कि रहबर बिल्कुल होशो हवास में है, बिल्कुल परफेक्ट है, जिस्म उनका सालिम है, वो ईरान में मौजूद हैं और वो ईरान में पूरी इस मिलिट्री के प्लानिंग और मिलिट्री के एग्जीक्यूशन में खुद डायरेक्टली रहबर मुअज्जम इन्वॉल्व हैं, जो हजरत आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई साहब हैं। तो हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर है कि वो कैसे हैं, बीमार हैं, मॉस्को चले गए। जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई थी, खुदा ने उनको बचा लिया। जब हमला हुआ था वो उस वक्त उसी घर में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ लम्हे के लिए घर से बाहर आंगन में आते हैं, और क्योंकि वो आंगन में होते हैं तो उस वजह से उन पर उस तरीके से हमला नहीं होता। उनके पैर में थोड़ी चोट लगती है, लेकिन वो चोट ऐसी नहीं होती है कि जिससे बॉडी डिस्फंक्शन हो, खुदा ना खास्ता। नहीं, उनके पैर में थोड़ी चोट लगी थी और थोड़े दिन के बाद वो सही और सालिम थे। और इतना तो हमें समझना चाहिए कि ईरान में अगर एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है जहां पर 80 मुज्तहिद हैं, हर मुज्तहिद 50 साल पहले नॉलेज हासिल करता है फिर मुज्तहिद बनता है। वो इतने स्कॉलर्स जो लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, इस्लाम, कुरान, हदीस, ये सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जब डिसाइड कर रहे हैं तो उनको तो इतने समझ में आना चाहिए कि एक बंदा जो अगर सही और सालिम नहीं है उसको कंट्री का नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बनाएंगे तो कैसे कंट्री चलाएगा। तो इतनी क्लैरिटी तो उनके पास होती है। और ये जो है मीडिया के लिए और वेस्ट के लिए अच्छा है कि आयतुल्लाह खामेनेई के लिए भी कहा था रशिया भाग गए हैं और फला हो गया है। तो ये सब जो है मीडिया के लिए सेंसिटिव। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, ईरान में भी तो चर्चा हो रही होगी, अगर फील्ड मार्शल असीम मुनीर ट्रंप के मैसेंजर बनकर वहां गए हैं और 3 दिन से वहां डेरा डाले बैठे हैं और तमाम लीडर से मिल रहे हैं, तो जाहिर है उनकी कोशिश मंशा जरूर होगी कि सुप्रीम लीडर से मिले जो फैसले लेता है। तो इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, रहबर मुअज्जम से मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो मुझे समझ में आता है कि रहबर मुअज्जम के लिए इस वक्त सिक्योरिटी उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ईरान में सिक्योरिटी एपरेटस बिल्कुल क्लियर है कि उनकी सिक्योरिटी से ज्यादा इस वक्त प्रायोरिटी कोई और चीज में नहीं है। और ईरान में ऐसा नहीं है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई डिसीजन लेंगे। उन्होंने जो डिसीजन लेने थे वो खत के जरिए से बता दिए हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल जो ईरान की है वो फैसला करेगी, क्योंकि उसके अंदर रहबर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। वो फैसला तमाम ईरान को मानना होगा, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहबर मुअज्जम का अप्रूवल उस फैसले में रहेगा। तो ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे समझना पड़ेगा। हम लोग क्योंकि एक ऐसी आदत हमें है कि मसलन एक शख्स फैसला लेगा, ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें रहबर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। ये सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला लेती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग होता है, रहबर मुअज्जम उसको अप्रूव करते हैं और पूरी जनता उसको मानती है। तो ईरान में ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको सब मानते हैं। देखिए, मैं आपको एक और मिसाल दूं अंजुम जी, जब ईरान के लोग गए थे इस्लामाबाद मिलने के लिए तो 20 बार जेडी वेंस ने कॉल किया, कहां पर, अमेरिका और नेतन्याहू को, लेकिन ईरान की तरफ से एक भी कॉल तेहरान नहीं आया। क्योंकि उनके जो लोग आए थे उनके लिए क्लियर था
कि क्या हमारे पॉइंट्स हैं, कहां हमें अग्री करना है, कहां हमें डिसअग्री करना है। तो उन्हें फैसला खुद लेना था, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनके पास है और रहबर मुअज्जम ने उनको पावर दिया है। तो ईरान में ऐसा नहीं है कि एक शख्स बैठेगा, उसको बोलेंगे अच्छा बताइए, तो एसएमएस करेगा यस नो। ईरान ऐसा नहीं है। ईरान एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल लीडरशिप का नाम ईरान है, और ईरान में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जा चुके हैं। अब ये लोगों का काम है कि उस डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना है। चलिए, अब सवाल ये है कि ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट और अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो ट्रंप ने बयान दिया, ऑन रिकॉर्ड भी बयान है, उनके वीडियो भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया तो कि आप भी इस्लामाबाद जा सकते हैं, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, अगर मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं जरूर जाऊंगा। और साथ में ये भी कहा कि ईरान तैयार हो गया, न्यूक्लियर डस्ट मतलब उन मलबों के नीचे जो न्यूक्लियर डस्ट है जिन पर हमला अमेरिका ने 2025 में B2 B1 बॉम्बर के जरिए किया था, वो हमें देने को ईरान तैयार है, ये ट्रंप ने कहा है। हालांकि ईरान की तरफ से न कुछ कहा गया न कोई ऐसी बात है। अब ट्रंप अगर कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद भी आने को तैयार हूं, तो एक बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट आने को तैयार है, तो जाहिर है कुछ तो पर्दे के पीछे कुछ कमिटमेंट, कुछ बात चल रही होगी, तभी तो ट्रंप आने को बेताब दिख रहे हैं, या क्या लगता है आपको? देखिए अंजुम जी, अंजुम जी, ट्रंप को जाना है मई में चाइना, और ये तमाम चीजें चाइना जाने से पहले ट्रंप ने ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब उसको नेतन्याहू ने दिखाया था। वो ख्वाब ये था कि भाई तुमने जिस तरीके से वेनेजुएला के किंग को बदल दिया है, उसके वैसे ही ईरान में हम लोग तख्ता पलट देंगे, और चीन से जब तुम मिलने जाओगे तो एक ताकत की पोजीशन में जाओगे, और ईरान जो इतनी बड़ी ताकत थी और तो चीन को इतना ऑयल देता है, वहां पर ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो हुकूमत तुम्हारी हुकूमत होगी। इस ख्वाब में ईरान पर हमला किया। अब ट्रंप फंस गए दलदल में, क्योंकि ईरान ने उनको बजाय इसके कि अब चीन जाने से पहले और चीन से मिलने से पहले वो अपनी पोजीशन ऑफ पावर में जाते, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस में आ गए हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जंग ऐसे खत्म होनी चाहिए ट्रंप के लिए कि ट्रंप दो मैसेज दे। एक, जो गल्फ खाड़ी के मुल्क हैं इनको मैसेज दे कि आई एम स्टिल इन पावर। सेकेंड मैसेज वो चाइना और रशिया को दे कि वी आर स्टिल इन पावर। तो ये पूरी बातचीत का जो मेन मुद्दा है, अपने देश में जो उनका मागा वाला ग्रुप है, वहां भी तो अंधभक्त हैं, उनको सबको बता सके कि हम जीत गए किसी भी सूरत में, तभी जीत का ऐलान वो लगातार वो 3 मार्च से जीत का ऐलान कर रहे हैं। अलग बात है गर्दन फंसी है, तो वो उनको भी एड्रेस करना चाहते हैं। जी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना के साथ जब उनकी मुलाकात होगी तो वहां पर भी वो सिग्नलिंग और पोजीशनिंग ये बताना चाह रहे थे कि आई एम इन पावर। ठीक है, अब वो रियलिटी पूरी दुनिया के सामने आ गई कि अमेरिका की इस वक्त हालत ये है कि अमेरिका ईरान से तो जीत नहीं पा रहा है, चाइना की कहां दूर की बात है। चाइनीज शिप्स के बारे में जब कहा था कि भाई, इन्होंने कहा 1 बजे, तो 1:10 को चाइना ने अपनी शिप्स को वहां से निकाल के बताया कि तुम हमारी शिप को रोक नहीं सकते। तो पाकिस्तान का जो रोल है यहां पर वो ये है कि पाकिस्तान, अमेरिकन, जो भी ट्रंप, देखें दो चीज है, एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा ट्रंप अपने आप को इस जंग से निकालना चाह रहा है इस तरीके से कि वो प्रोजेक्शन दे के मैं जीत गया हूं। ईरान ये सब जानता है, और ईरान ये भी जानता है कि मैं अपनी पावरफुल पोजीशन में हूं, यहां पर कोई ऐसी बात नहीं होगी कि मैं अपने प्रोमिनेंस को या अपनी मिलिट्री से जो जीत हासिल हुई है उसको टेबल पे मैं गवा दूं। ये नहीं, ईरान के लिए क्लियर है। हत्ता जो रहबर मुअज्जम ने खत भी लिखा था उसके अंदर भी उन्होंने इस बात को मेंशन किया था कि मैदान जंग का बदला है, जंग खत्म नहीं हुई, जंग मिलिट्री से डिप्लोमेसी की तरफ चली गई है, और नेशनल इंटरेस्ट वही तरीके से जिस तरीके से मिलिट्री लड़ रही थी, डिप्लोमेसी भी उसी तरीके से लड़ेगी। तो ईरान के लिए क्लियर है कि ये पोजीशनिंग और ये मैसेजिंग और ये पावर जो है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोग एंटर हो गए हैं। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, सऊदी और यूएई के बीच में लड़ाई है। यूएई ने क्या किया? सऊदी गया पाकिस्तान के पास
और यूएई गया चाइना के पास। यानी यूएई में जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के, वो गए थे चाइना 2 दिन पहले, और वो वीडियो भी आया जहां पर वो बैठे हुए चाइनीज प्रेसिडेंट उनको क्लास दे रहा है कि ये चीज होनी चाहिए। 5 पॉइंट चाइनीज प्रेसिडेंट ने उनसे कहा। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जहां पर अमेरिका कमजोर है, ईस्ट की तरफ पावर आ रहा है। हम भारतीय होने के लिहाज से समझ गया ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। मैं दो सूचना आपको दूं। ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से एक अभी ट्वीट आया है, 4 लाइन का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लेबनान में सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी कमर्शियल जहाजों के गुजरने का रास्ता सीज फायर खत्म होने तक पूरी तरह से खोल दिया गया है। जहाज उसी तय रास्ते से चलेंगे जिसकी घोषणा पहले ही ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम संगठन ने की थी। मतलब एक तरह से इससे संकेत शायद ये मिल रहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी खत्म हो गई है। अगर इसका बिटवीन द लाइंस देखूं तो ये लग रहा है। और दूसरी एक बड़ी खबर, एक अमेरिकी वेबसाइट है एक्सियोस, जिसकी कई बार खबरें सही भी होती है। एक्सियोस के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका और ईरान 3 पन्नों के एक प्लान पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद, अंग्रेजी में हिंदी बता रहा हूं, जिसका मकसद युद्ध को खत्म करना है। इस प्लान के मुताबिक इसमें एक हिस्सा यह भी है कि अमेरिका ईरान के 20 अरब डॉलर, 20 बिलियन डॉलर फ्रोजन फंड्स को अनफ्रीज करेगा, और इसके बदले में ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम का जो स्टॉक है वो अमेरिका को सौंप देगा। ये अमेरिकी वेबसाइट के हवाले से आई है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब इसके बारे में पुख्ता तौर पर अभी नहीं बता सकते, लेकिन एक जानना चाह रहा हूं, क्या ईरान के इस स्टैंड में फ्लेक्सिबिलिटी है कि इनरिच्ड यूरेनियम जिस भी फॉर्म में है, चाहे उन मलबों के नीचे दबा है जिसको अमेरिका बर्बाद करने का नतान फोर्दो कह चुका है, उनके नीचे 100, 200, 500 फीट नीचे दबा है, या ईरान कहीं उनको शिफ्ट किया है? ईरान वो इनरिच्ड यूरेनियम जिसको ट्रंप ने आज सुबह न्यूक्लियर डस्ट बोला, क्या अमेरिका को सौंपने को तैयार हो सकता है? देखिए, फाइनल डिसीजन तो डिसीजन मेकर्स लेंगे, लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी जो है उसके अंदर जो अब्बास अराक्ची साहब का जवाब था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब्बास अराक्ची साहब ने कहा था कि क्यों हमारे लिए एनरिचमेंट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि एनरिचमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी नेशनल सॉवरेनिटी का हिस्सा है। यानी हम क्या करेंगे हमें कोई बाहर वाला आके नहीं कह सकता। अगर लीगली अलाउड है तो हम जो करेंगे वो हमारे इख्तियार में, कोई हमसे बाहर से आके नहीं कह सकता कि तुम्हें ये करना है, क्योंकि ये सुल्ते पजीरी है, यानी किसी के डोमिनेंस को कबूल करना है। ईरान का मेन मुद्दा यही है कि ईरान इंपीरियलिज्म और फॉरेन डोमिनेंस के खिलाफ है। तो ये जो हमारा मेन गोल है उसी को खत्म कर देता है, ये अब्बास अराक्ची साहब का कहना है। अब्बास अराक्ची साहब ने जो कहा था दूसरा पॉइंट है कि भाई आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम इसको यूज नहीं करेंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, तो हम एक कमेटी बना दे जिसके अंदर सऊदी अरेबिया रहे, ईरान रहे और अमेरिका रहे। आपकी जीरे नजर, आपकी निगरानी में ये कमेटी यूरेनियम को उसको डाइल्यूट भी कर दे, उस परसेंटेज पे ले आए जिसपे आप एक्सेप्टेबल हो। ईरान इसके लिए अग्री हो सकता है। जो अब्बास अराक्ची साहब ने कहा कि ईरान इसके लिए अग्री हो सकता है कि हम यूरेनियम को डाइल्यूट भी कर दें। दूसरा, एक इंटरनेशनल बॉडी हो जो उसको निगरानी करे। इतना फ्लेक्सिबिलिटी ईरान के लिए है। और ईरान का 20 बिलियन डॉलर नहीं, 120 बिलियन डॉलर ईरान के इस वक्त फ्रोजन एसेट्स में है। और ईरान के लिए जो फॉरेन मिनिस्ट्री का मैसेज अलग अलग देशों में, वो अलग अलग देशों में है, कतर से लेकर भारत में और कई देशों में, अमेरिका में। मैं अभी वो खबर एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था अंजुम जी। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है बकाई साहब, उन्होंने कहा था कि ये जो पैसा हमारा है जो हमें वापस मिलेगा, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कि हमारा चोरी किया हुआ पैसा किसी के पास है, तो अगर कोई कहे कि हम चोरी किया हुआ पैसा आपको तब देंगे जब आप हमारी ये शर्त मान लोगे, तो ये शर्त का टॉपिक नहीं है, ये प्री कंडीशन है बात का कि भाई जो हमारा पैसा आपके पास है पहले वो दो, फिर बात। मेरे ख्याल से नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है। ईरान से जमीर अब्बास जाफरी साहब बात कर रहे हैं, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम उनके एंड से, हमारे एंड से है। देखते हैं, 1-2 40-50 सेकंड तक वेट करते हैं।
कि अगर नेटवर्क से जुड़ पाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये बड़ी खबर एक्सियोस के हवाले से आई है कि कई तरह की चूंकि बात हो रही है, गुंजाइश तलाशी जा रही होगी, अमेरिका की तरफ से कुछ संदेश जा रहे हैं, और इसलिए ऐसा लगता है कि असीम मुनीर वहां बैठे हैं और वो ट्रंप को, जो ईरानी अधिकारियों से जो बात हो रही है, वो ट्रंप को अवेयर कर रहे होंगे और दोनों तरफ से कुछ शर्तों का, कुछ निगोशिएशन के लिए जो पॉइंट्स है उनका आदान प्रदान हो रहा होगा। और वो फाइनल क्या होगा वो तो पता चलेगा जब अधिकृत तौर पर ईरान की तरफ से बताया जाएगा, क्योंकि अमेरिका अधिकृत तौर पर जो बताता है, जो देश का सबसे बड़ा मुखिया है, राष्ट्रपति, वही गलत सलत झूठ बयान बोलता है, 100 बार झूठ बोलता है। इसलिए ट्रंप की कही बातों पर यकीन किए बगैर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ईरान अपनी तरफ से अधिकृत तौर पर क्या बताता है, अगर उसकी कोई डील, निगोशिएशन, कोई भी फाइनल सेटलमेंट अगर अमेरिका के साथ हो रही है तो। लेकिन उसके साथ जो खबर है, जैसा मैंने बताया कि अमेरिका ईरान के 20 अरब डॉलर, $20 बिलियन जो फ्रोजन फंड से रिहा करेगा, मतलब रिलीज करेगा, माफ करें, अनफ्रीज करेगा, जो कहा जा रहा है टोटल 100 बिलियन से ज्यादा है अलग अलग देशों में। तो देखते हैं, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये अरागची का बयान आ गया है कि अरागची का बयान आया ना ये, हाँ? नहीं, वो एक्सियोस का है, सॉरी। एक्सियोस का बयान आया है कि टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन इस्लामाबाद लाइकली ऑन संडे, अकॉर्डिंग टू ए सोर्स फैमिलियर विथ मीडिएशन efforts। मतलब जो लोग मीडिएट कर रहे हैं उनके हवाले से खबर आई है। देखते हैं जमीर अब्बास साहब अगर जुड़ते हैं, एक बार उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। जमीर अब्बास साहब, चलिए, बीच में आप डिस्कनेक्ट हुए थे, कुछ नेटवर्क इशू होगा, अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन जो एक्सियोस के हवाले से खबर आई है कि संडे को इस्लामाबाद में हो सकता है मीटिंग हो, और उसके पहले लगता है दोनों तरफ से जो शर्तें हैं, जो निगोशिएशन के पॉइंट्स है, उसको एक्सचेंज किया जा रहा, अदला बदली हो रही है। जी, अच्छी बात है। देखिए, दुनिया यही चाहती है कि पीस हो, और ईरान भी यही चाहता है, क्योंकि ईरान के ऊपर एक जंग तहमीली, फोर्स्ड वॉर ईरान के ऊपर किया गया है। ईरान तो जंग नहीं चाहता, और दुनिया के लोग भी नहीं चाहते जंग हो, और लेकिन अधिकार के साथ जंग खत्म हो। जो ईरान का अधिकार है वो ईरान को मिले, जो उसका हक है उसको मिले, ईरान उसके लिए लड़ेगा। तो आगा बकाई साहब का मैं कह रहा था कि वो जो चोरी किए हुए पैसे हैं वो पहले दें, ये प्री कंडीशन है बात की। यानी ये बातचीत के दौरान बात नहीं होगी, ये प्री कंडीशन है, ये बात जो है उन्होंने प्रेजेंट की है। तो डेफिनेटली अच्छी बात है कि अगर ईरान की तरफ से उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि ईरान का हक और अधिकार भी बाकी रहे, और ईरान को जो ईरान पे जुल्म हुए हैं वो जुल्म के गरामत भी ईरान को मिले, ईरान को अपनी पावरफुल पोजीशन जो उसकी होनी चाहिए दुनिया में वो भी ईरान को मिले, और ईरान का हक उसको मिले, और दुनिया में जंग खत्म हो, जैसे लेबनान में खत्म हुई, गाजा में खत्म हुई, हर जगह जंग खत्म हो। और ये एक्सपांशनिस्ट लोग जो अपने ताकत की बुनियाद पे दुनिया को झुकाना चाहते थे, तो उनको एक जवाब मिले कि अगली बार ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी ताकत की बुनियाद पर दुनिया हर जगह वेनेजुएला और क्यूबा नहीं बना सकते आप लोग। इसमें कोई शक नहीं कि आखिरकार 28 फरवरी से आज हम 17 तारीख है मेरे ख्याल से, 17 अप्रैल, अगर ऐसे देखें तो 48 दिन हो चुके। 48 दिन सही बोल रहा हूं? हाँ, लगभग 48 दिन हो चुके, 48 दिन हो चुके। और अमेरिका जिस तरह से इस डील को लॉक करने के लिए बेचैन दिख रहा है, उतावला दिख रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अमेरिका हर हाल में जल्द से जल्द इस जंग से निकलना चाहता है। हजारों अमेरिकी सैनिक जिनकी रवानगी जंग शुरू होने के बाद हुई, वेस्ट एशिया में 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त तैनाती हुई, 1 दर्जन से ज्यादा डिस्ट्रॉयर, वारशिप्स, तमाम तरह के हथियार और ये सब तैनाती अमेरिका की तरफ से। अमेरिका इससे निकलना चाहता है, लेकिन जाहिर है कोई चाहता है एग्जिट रूट अमेरिका ऐसा जिससे अपने देश के लोगों को एड्रेस कर सके। इसलिए ट्रंप एक तरफ धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं, फिर कहते हैं डील हो रही है, फिर कहते हैं मैं खुद पहुंचूंगा। और असीम मुनीर पाकिस्तान के, माफ करिए, फील्ड मार्शल ईरान में बैठकर ट्रंप का कुछ रास्ता आसान करने में लगे हैं। आखिर में ये मान लें जाफरी साहब, असीम मुनीर ट्रंप का रास्ता आसान करने के लिए ईरान में बैठे हैं, मैसेंजर बनकर, निगोशिएटर बनकर, मध्यस्थ बनकर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो ट्रंप का मैसेज लेके आए हैं, और ट्रंप की तरफ से जो पैगाम है वो ईरान को पहुंचा रहे हैं। और इसको भी डिनाई नहीं करना चाहिए कि ईरान का पैगाम भी वो अमेरिका को पहुंचा रहे हैं।
तो ईरान उनको इस तरीके से भी देखता है कि जैसे हमने पहले भी कहा कि एक नेबरिंग कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ईरान उसकी तरफ से उसकी तरफ जो है पॉजिटिव व्यू भी रखता है। और देखें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ईरान पॉजिटिव व्यू रखता है। और देखें, सिंदूर का जो मामला आया था उससे पहले ईरान ने प्रपोज किया था, पहली कंट्री ईरान थी जिसने प्रपोज किया था कि हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान बैठ के बात कराना चाहते हैं ताकि ये बात जो है आपस में प्यार मोहब्बत से खत्म हो। तो ईरान अपने आप को उस तरीके से भी देखता है कि अगर ईरान एक पावर के तौर पर उठेगा तो ईरान चाहता है कि ईस्टर्न कंट्रीज आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, वेस्टर्न सुप्रीमेसी और पावर खत्म हो और पावर हमारी तरफ आए, ईस्ट की तरफ आए, जहां पर तेल है, जहां पर गैस है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अब तक वेस्ट ने हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके खुद ताकतवर बना और एशिया और अफ्रीका हमेशा कमजोर रहे क्योंकि इनका खून चूसा गया। अब एक नई दुनिया बनेगी जहां पर हमारे रिसोर्सेज होंगे, हमारा मैन पावर होगा और हम खुद मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे कि ताकत हमारी तरफ पलटे। और हम दुनिया में अदलो इंसाफ चाहते हैं, ये नहीं कि हम उनको दबाना चाहते, नहीं, हम दबाना किसी को नहीं चाहते। चलिए, हम इंतजार करेंगे कि जंग खत्म हो, कोई रास्ता निकले सुलह का। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की सुलह सफाई या जंग के हालात में स्थिति बेहतर करने की बात है, तो भारत का स्टैंड 75 साल से है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। यह अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप 90 बार बयान दे चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया, और सरकार को जिस मजबूती से ट्रंप की बातों का खंडन करना चाहिए वो सरकार ने नहीं किया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया। पहले अमेरिका से खबर आई, तब भारत से खबर आई, और उस पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को एतराज है कि आखिर ट्रंप कौन होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने वाले। लेकिन फिलहाल बात अमेरिका और ईरान के बीच सुलह सफाई की। हम इंतजार करेंगे, उम्मीद करेंगे कोई रास्ता निकले ताकि ये जंग खत्म हो। जब तबाही होती है, लोगों की मौतें होती है, और जब तस्वीरें ऐसी आती है, जब हम देखते हैं कि 165 बच्चियों की मौत के बाद, किलिंग के बाद सामूहिक कब्रों की तस्वीरें जब आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है उन बच्चियों की तस्वीरें, उनके बस्ते देखकर, जो स्कूल में थी 4 साल, 8 साल, 12 साल की बच्चियां जो अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल के हमले में बेमौत मारी गई। और ऐसी तस्वीरें हर जगह से आ रही है। लेबनान से आई है, 12 लाख लोग लेबनान में विस्थापित हुए, सैकड़ों लोग बेमौत मारे गए, बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं था, वो भी इजरायली हमले में मारे गए, अंधाधुंध बॉम्बिंग में मारे गए। तो जंग तो खत्म होनी चाहिए। सवाल उठता है, अमेरिकी दादागिरी को चुनौती देकर ईरान जिस तरह से जंग खत्म करना चाहता है, क्या ईरान अपने मंसूबे में कामयाब होगा? इसको समझने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जिस दिन ईरान और अमेरिका के बीच बैठक होगी और फाइनल डील की शर्तें जब बाहर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, जमीर अब्बास साहब।